इंपोर्टेंट है। और जो कल आप लोगों ने बीज बोया है, यानी कल जो आप लोगों ने थ्योरी का क्लास किया है, जो कंसेप्ट को समझा है, उस कंसेप्ट पर आधारित आज आपको क्वेश्चन बनाने में काफी मजा आने वाला है। तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए जब सब क्लियर है तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमी, यानी टेक्सोनोमी के मतलब होता है वर्गीकी। ये क्या है? विज्ञान की एक शाखा है वर्गीकी, जिसका जनक कैरोलस लिनियस महोदय थे। यानी सबसे पहले अगर जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने का अगर कोई प्रयास किया है तो थे कैरोलस लिनियस, है ना। इन्होंने दो जगतों में बांटा था, प्लांट एंड एनिमल में, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल में इन्होंने दो जगत में बांटा था। क्लियर है? अब सवाल यहां आता है कि सर दो जगत में इन्होंने बांटा लेकिन 5 जगत है, तो जितने भी 5 जगत है अभी पांचों जगत का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, सब कुछ हम आपको बताए हैं। ठीक है एटीट्यूड बॉय? कोई बात नहीं, नाम इतना खतरनाक है रख लिया जी। चलिए तो अब हम लोग आज जो है वर्गीकी का आज पार्ट 2 कर रहे हैं, यानी कल इसका पार्ट 1 चला था, आज इसका जो है पार्ट 2 है। जैसा कि जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे कल, तो कल ही आपको बताए थे कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि देखिए डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो मानव से संबंधित जितने भी मानव फिजियोलॉजी जो है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आसानी से बच्चे बना लेते हैं, क्योंकि वहां जो है फिगरली चीजें ज्यादा रहती है, चीजें कंसेप्ट जो है अच्छी से समझ में आती है। लेकिन अब जो है बोर्ड जो है चाहे कोई भी एग्जाम ले रहा है तो अब इस टाइप के चैप्टर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अब पादप विज्ञान में घुस जाएगा, बीमारी में घुस जाएगा, ठीक है, टेक्सोनोमी में प्रेस कर जाएगा। तो यहां बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है जो याद करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो याद करनी पड़ती है। तो इसलिए इसको हमको सीक्वेंस में पढ़ना है और इसको ऐसा कर लेना है कि देखो जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको अपना सबसे बड़ा ताकत बनाओ। जैसे आपको एक बात बताते हैं, भारत के एक महान क्रिकेटर हुए विराट कोहली, अभी भी लगभग तो ओडीआई में भी खेल रहे हैं, बाकी टेस्ट और टी20 से तो संन्यास ले लिए हैं, है ना। उनका क्या था, ऑफ स्टंप के जो बाहर वाली गेंद होती थी, यानी फोर्थ स्टंप की जो गेंद होती थी टेस्ट मैच में खास करके, उस गेंद पे अक्सर आउट होते थे। जब वो गए थे 2013 में इंग्लैंड खेलने, तो 5 मैच का टेस्ट सीरीज था, और टेस्ट मैच में तो आपको पता ही है ना कि 2 पारी खेली जाती है एक बार में, 5 दूनी 10 पारी खेले, लेकिन उसमें एक शतक तक नहीं लगा पाए। यानी उनका सबसे बड़ा कमजोरी था, और ऐसा माने जाने लगा कि इनका आज से करियर द एंड है। लेकिन आज के समय में आप देखिएगा कि विराट कोहली ने उसी फोर्थ स्टंप का जो जहां पहले हमेशा आउट होते थे उसी को ताकत बनाया, और उसी फोर्थ स्टंप की गेंद को उन्होंने कवर ड्राइव के रूप में खेलना शुरू किया। और आप जान सकते हैं कि आज विराट कोहली का कवर ड्राइव सबसे फेवरेट शॉट है पूरे वर्ल्ड में। तो वही उनका जो पहले कमजोरी था आज उसको उन्होंने ताकत बना दिया। तो आप भी यही काम कीजिए, जो चैप्टर आपका कमजोर है उस पर सबसे ज्यादा काम कीजिए। उससे डर करके भागना नहीं है कि ये चैप्टर हमको कमजोर है, ये समझ में नहीं आता है, छोड़ देते हैं इसको, नहीं। उसको डर करके उस चैप्टर से हमको भागना नहीं है। जो चैप्टर आपको तंग कर रहा है उसको घोर के पी जाओ, जिद्दी बनो, जिद्दी, उस पे एकदम जी जान लगा दो मेरे भाई, और ऐसा मान के चलो कि इसको घोर करके पी लेना है हमको। मतलब ऐसा उस चैप्टर को कर लेना है कि कहीं से भी सवाल पूछे सबसे आसान हमको यही चैप्टर लगे। तो ये होती है डेडिकेशन। अगर आपको सफल होना है, कुछ सफलता हासिल करना है, तो इस प्रकार के काम आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपना ताकत बनाओ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। कल आपको हमने जो भी बताया था उसका आप लोगों ने रिवीजन किया है कि नहीं किया है? आप लोग अपना राय भी जरूर बताएंगे, रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं। डेली रिवीजन करते चलना है, सिर्फ नाम के लिए हमको नहीं पढ़ना है, काम के लिए पढ़ना है। समझ गए बात को? तो कल हम लोग कंप्लीट कहां तक किए थे? कल कुछ ही क्वेश्चन हो पाया था, देख लेते हैं। ये तो हो गया था, चलिए यहां तक हो गया था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। 7 नंबर क्वेश्चन से हम आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए समझिए। कह रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है?
जो बैक्टीरिया है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है, इसको आप लोग बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन है कि ये जीवित एवं मृत सीमा रेखा पर होते हैं। कह रहा है कि ये जीवित एवं मृत सीमा रेखा पर होते हैं, ये पहली बात कर रहा है। दूसरी बात कर रहा है कि ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। अब सीमा रेखा का मतलब क्या है से बताते हैं। ये फूल देने वाले व फल देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो भाई, सीमा रेखा के मतलब यहां ये है, सीमा और रेखा की बात नहीं हो रहा है, यहां बाउंड्री लाइन की बात हो रहा है। सीमा रेखा की याद मत करने लगना कि जीवित व मृत सीमा रेखा मतलब कि जीवित और मृत के सीमा रेखा कहने का मतलब यह है कि इसमें कुछ मृत वाला भी लक्षण है और कुछ जीवित प्राणी वाला भी लक्षण है। तो नहीं, ऐसा लक्षण वायरस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया एक जीवित प्राणी है, ठीक है, यह सीमा रेखा पर नहीं है, यह एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यह एक प्रकार का जीवित प्राणी है बैक्टीरिया, सीमा रेखा पर नहीं है। दूसरा कह रहा है कि वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर है। वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा कहने का मतलब यह हुआ कि इसको में कुछ पेड़ पौधे का भी गुण है और कुछ जानवरों का भी गुण है, जंतुओं का गुण है। तो नहीं, वनस्पति और पेड़ जंतु दोनों के बीच की सीमा रेखा के रूप में यूग्लिना को माना जाता है। किसको माना जाता है? यूग्लिना को माना जाता है, बैक्टीरिया को नहीं माना जाता। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, ठीक है। सी कह रहा है कि ये फूल देने व फल देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर है। अरे मेरे भाई, ये सूक्ष्म जीव है, एक कोशिक जीव है, तो ये फूल और फल देने वाले सीमा रेखा तक कैसे पहुंच सकता है? तो इसमें जो है तीनों गलत हो जाएगा, ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बात हम आपको बताते हैं, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमेशा भी सिर्फ उस क्वेश्चन को देख करके या रट करके पास मत करो, उसको रटो मत, समझो, उसको समझने का प्रयास करो कि आखिर ये जो ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है, और यही ऑप्शन है सही है तो यही ऑप्शन सही क्यों है। इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा ना तो आपको चीजें परमानेंटली याद हो जाएगी, कभी भी दिमाग से निकलेगा नहीं। समझ गए बात को? तो इसी तरीके से हमको पढ़ना है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाणु जो है एक स्वतंत्र जीव है मेरे भाई, ये मृत नहीं है। हाँ, अगर बात करता वायरस का, तो वायरस जो है ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होता है, क्योंकि वायरस अगर बाहर है तो एकदम कैसा लगेगा? निर्जीव की तरह व्यवहार करेगा। निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें न तो प्रजनन हो सकता है, न वृद्धि विकास हो सकता है, न शोषण कर सकता है, उसे ही नाम कहते हैं निर्जीव जी। ये कलम आज है, क्या कलम आज 1 से 2 हो जाएगा? क्या ये कलम शोषण कर रहा है, प्रजनन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये सब कोई गुण इसको में नहीं है, यानी कोई भी जैविक क्रियाएं इसके अंदर नहीं हो रही है, तो इसको हम निर्जीव कहेंगे। तो वायरस जब किसी सजीव शरीर के बाहर रहता है तो इसी प्रकार से व्यवहार करता है जिस प्रकार से ये कलम यानी निर्जीव पदार्थ व्यवहार कर रहा है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी सजीव कोशिका के संपर्क में आता है, समझ गए, पूर्ण रूप से जीवित कोशिका की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए वायरस को हम सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी के रूप में मानते हैं, ठीक है, कड़ी के रूप में मानते हैं। तो कुल मिलाकर के वायरस अगर रहता तो ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। देखो वायरस क्या बता रहा है आपको, वायरस यही बता रहा है कि निर्जीव पदार्थों के मिलने से ही सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। समझिएगा, वायरस क्या बता रहा है कि निर्जीव पदार्थों के मिलने से ही सजीव पदार्थों की उत्पत्ति हुई है। जैसे हम लोग सजीव पदार्थ है, हम लोग की उत्पत्ति कैसे हुई है? निर्जीव पदार्थों से ही हुई है। एमिनो एसिड, विभिन्न प्रकार के एंजाइम वगैरह मिले, तो एमिनो एसिड एंजाइम बनते किससे? निर्जीव पदार्थ से ही तो बनते हैं ना। हमारे अंदर नाइट्रोजन है, क्या है? निर्जीव पदार्थ है। हमारे अंदर कार्बन है, क्या है? निर्जीव पदार्थ है। हमारे अंदर ऑक्सीजन है, क्या है? निर्जीव पदार्थ है। हमारे अंदर हाइड्रोजन है, क्या है? निर्जीव पदार्थ है। इन्हीं सारे पदार्थों के एक विशेष संयोजन से एक सजीव पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। और सबसे पहले किस पदार्थ की उत्पत्ति हुई थी? तो साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई थी। इस बात को आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन को समझिए, रटना ना है रे मेरे भाई, पहले बता देते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के लिए उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। चलिए,
इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हाँ साइड ही है, साइड ही है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, हम आपसे भी जवाब लेते चलेंगे, ठीक है, हम आपसे भी जवाब लेते चलेंगे। देखिए अगर इस क्वेश्चन के बात किया जाए कि ग्राम पॉजिटिव, देखो एक ग्राम करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसके बारे में बताया था। देखो होता क्या है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि अगर बैक्टीरिया की बात कीजिएगा, समझिए अगर बैक्टीरिया की बात कीजिएगा तो बैक्टीरिया में पाया जाता है सेल वॉल। देखो इस क्वेश्चन को कैसे कंसेप्चुअल तरीके से हम लोग समझते हैं, आज के बाद भूलिएगा नहीं, ठीक है, आज के बाद भूलिएगा नहीं। बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है सेल वॉल। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल पाया जाता है किस चीज का पाया जाता है, तो पेप्टिडोग्लाइकोन का पाया जाता है। किस चीज का, पेप्टिडो ग्लाइकोन का पाया जाता है। इस बात की आपको जानकारी होगा कि जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, वो कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है, तो पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। तो पेप्टिडो ग्लाइकोन की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कह रहा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो देखो मेरे भाई, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात किया जाए, एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव के जो सेल वाल है, समझना, ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वाल है, सेल वाल है, सेल वाल बना किस चीज का होता है, इसे आपको पता ही है, ये होता है मोटी। ये कैसी परत होती है, मोटी परत होती है। और ग्राम निगेटिव की जो सेल वाल है, सेल वाल है, ये होती है आपको पतली परत होती है। कैसी होती है, पतली परत। यानी इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ग्राम निगेटिव की पतली होती है और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगर देखा जाए तो इसकी कोशिका भित्ति जो है 10 से लेकर के 20 नैनोमीटर तक इसकी मोटाई होती है और इसकी कोशिका भित्ति की मुश्किल से 2 से 3 नैनोमीटर की मोटाई होती है, बस इतना ही मोटाई होती है। यानी और देखा जाए तो इसके बाहर, समझिए इसका एक और खासियत क्या है कि इसके सेल वाल के ऊपर, समझिएगा क्या बता रहे हैं से, सेल वाल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। समझिएगा इसमें क्या पाया जाता है कि सेल वाल के ऊपर, आपके सर सेल वाल के ऊपर मेम्ब्रेन, यस, इसमें सेल वाल के ऊपरी परत पर, ऊपरी परत पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के समान ही एक पतली परत पाई जाती है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ऐसे अगर जनरली देखा जाए तो कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है कोशिका भित्ति, लेकिन यहां आप देखिएगा कि कोशिका भित्ति यानी सेल वाल है, उसके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वाल। ये तो समझने की बात हो गई। लेकिन अगर दोनों में मुख्य अंतर देखा जाए तो सेल वाल की मोटाई की वजह से है। क्या है, सेल वाल की मोटाई, यानी इसकी मोटी परत है और इसकी पतली परत है, इसी के आधार पर दोनों में अंतर जाना जाता है। तो ग्राम पॉजिटिव क्या है, ग्राम निगेटिव क्या है। तो जिस बैक्टीरिया के बारे में जो बताए थे उनका पूरा नाम हम भूल रहे हैं, लेकिन उनके लास्ट में ग्राम है, ठीक है, उनके लास्ट में ग्राम है, ये कहीं पूछेगा नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक है। किस वजह से होता है, तो उसके सेल वाल की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बोला जाता है इसको। विश्व ब्राह्मणी, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं, कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति से की वजह से इसको ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, इसको ग्राम निगेटिव बोला जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति की वजह से, ठीक है। क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, हम 20 बार बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। किसके वजह से दोनों में अंतर है, कोशिका भित्ति की वजह से अंतर है। इसकी कोशिका भित्ति मोटी पाई जाती है और उसकी कोशिका भित्ति जो है पतली पाई जाती है। कहां था क्वेश्चन, यहां। क्या क्या मान के चलना है, सेल वाल, क्या मान के चलना है, सेल वाल। सेल वाल की वजह से इसको ग्राम पॉजिटिव और इसको ग्राम निगेटिव बोलते हैं, कोशिका झिल्ली की वजह से नहीं बोलते हैं। क्लियर है, किसके वजह से बोलते हैं, सेल वाल की वजह से बोलते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका सेल वाल मोटा, इसका सेल वाल पतला होता है, ठीक है। राइबोसोम के बारे में आपको पता ही है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन का फैक्ट्री है मेरे भाई। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में काम करता है। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात किया जाए तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इस बात को समझते चलिएगा। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे छोटी जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन सा सबसे छोटा जीव है जो स्वतः
विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं। सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते चलेंगे। एक बात आपको बता देते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए रामबाण है घटना चक्र। और जिस लेवल से इसका डिस्कशन करा रहे हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ सर, इससे हमारा काम बन जाएगा। एक एक क्वेश्चन को हम तोड़ तोड़ करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपको रटने नहीं देंगे। हाँ, जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक है, जिसमें रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, उसका बात अलग है। देखो, बहुत अच्छा सभी लोग जवाब दे रहे हैं। सबसे छोटा जीव तो यही ना है जी, माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव तो यही है, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे ऐसे जीवाणु भी है, विषाणु भी है, लेकिन बैक्टीरियोफेज, लेकिन सबसे छोटा अगर कोई जीव है तो माइकोप्लाज्मा है, जो स्वतः प्रजनन कर सकता है, विकास कर सकता है। प्रिया कुमारी, ए नहीं होगा, प्रिया कुमारी ए नहीं होगा, माइकोप्लाज्मा होगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा विभंजन यानी फिजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोशिक जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग समझते हुए चलिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग, बताइए। तो देखिए, अमीबा विभंजन यानी इसको बोलते हैं विखंडन विधि या द्विविखंडन विधि के द्वारा जनन करता है। तो इसका कथन सही है। कारण कह रहा है कि सभी एक कोशिक जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। यह भी सही है कारण, क्योंकि जो एक ही कोशिका से मिलकर के बना है, क्या वैसे कोशिका में जनन अंगों का निर्माण होगा जी? उसमें तो एक ही कोशिका है, तो उसमें स्पर्म ओवम बनेगा कैसे? जब तक जनन अंग नहीं है, स्पर्म ओवम बनेगा नहीं बनेगा। तो ये तो जरूरी सी है कि जितने भी जो सिंगल सेल वाले सेल जीव हैं, उनमें अलैंगिक जनन ही होगा। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसको में स्पर्म एवं ओवम भाग नहीं लेते हैं, उस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो समझिए, इसका ये भी सही है और इसका कारण भी सही है, दोनों सही है। अब देखो फिजन क्या होता है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात कि ये है अमीबा, ये है अमीबा। अमीबा का तो कोई निश्चित आकार होता नहीं है। अमीबा जो है एक कोशिक जीव है। तो अमीबा क्या करता है कि एक कोशिका से जब दो कोशिका का निर्माण करना है, यानी जब इसका जनन करना है, क्या करना है? जनन करना है, तो अमीबा जो है बीच में से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बीच में आपको ऐसे हो जाएगा, बीच में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बीच में ऐसे हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा कि यहां से टूट करके दो हो जाएगा। यानी एक अमीबा से कितने अमीबा हो गए? दो अमीबा हो गए। तो इस प्रकार से जो जनन होता है, प्रजनन होता है, इसी को बोला जाता है फीजन। क्या बोला जाता है? फीजन बोला जाता है। इसी को हिंदी में विखंडन बोला जाता है। और जितने एक कोशिक जीव हैं, सभी एक कोशिक जीव में अलैंगिक जनन के द्वारा ही प्रजनन होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कथन एवं कारण दोनों सही है। तो कौन सा होगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यह भी एकदम 100% सही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो फ्यूजन हुआ, इसमें कोई स्पर्म ओवम भाग नहीं लिया है, अर्थात यह एक प्रकार का एसेक्सुअल, क्या यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इस बात को आप समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। हाँ, दो न्यूक्लियस तो होता ही है ना। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस भी बढ़ता है, डीएनए भी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है। प्रियंका कुमारी, यस। अच्छा, एक बात बताइए, जो अमीबा है यूकैरियोटिक कोशिका है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है? हाँ, फ्यूजन, बडिंग, वेजिटेशन, ये सब जो है एक प्रकार के अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्रियंका कुमारी, ये सभी जो है एक प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बडिंग में क्या होता है? एक प्रकार से बर्ड्स निकलता है, मुकुलन निकलता है। जैसे आलू देखते हैं, जब आप घर पे आलू रखते हैं तो आलू से धीरे धीरे एक प्रकार से नहीं निकलता है उससे कलियां। उसी प्रकार से कुछ जीवों में, जैसे अगर बात कीजिएगा ईस्ट में उसी प्रकार से कलियां निकलती है। और वही कलियां बड़ा होते होते जब विकसित हो जाती है तो उसको से टूट करके अलग निकल जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। ठीक है, वेजिटेशन समझ रहे हैं, कायिक प्रवर्धन, पौधे किसी भी भाग से क्या हो जाना, पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का विकास हो जाना। चलिए, साइड है क्या होगा किन जीवों में? तो सबसे पहले आप समझिए कि बीजाणु क्या होता है, यानी स्पोर क्या होता है। तो देखो,
स्पोर अगर देखा जाए तो एक प्रकार के जो है भ्रूण का यानी एम्ब्रॉय का इकाई है, यूनिट है। भ्रूण यानी एम्ब्रॉय का यूनिट है, इकाई है, ठीक है। होता क्या है ना मेरे भाई कि जिस जीवों में प्रजनन अंग का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ हो, वैसे जीवों में इस विधि के द्वारा भी जनन होता है, यानी स्पोर के माध्यम से भी जनन होता है। जैसे अगर बात किया जाए इनमें से कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनको में स्पोर बनता है, तो उसमें कवक भी है। इस प्रकार के छोटे छोटे कण बन जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु यानी स्पोर। और जैसे ही इस बीजाणु को, इन कणों को उचित वातावरण मिलेगा, अनुकूल वातावरण मिलेगा, इनके बाहर वाले जो परत है फट जाएगा और सारा पोर जो है स्पोर कहां निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और बिखर जाएंगे। और इसी से जो है नए जीव का विकास होगा, नए जीव का विकास हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? इसी से आपका नए जीव का विकास होगा। तो इस तरीके से किस में होता है, तो कवक में भी होता है, शैवाल में भी होता है और फर्न में भी होता है। लेकिन अगर खमीर की बात कीजिएगा ईस्ट में, तो ईस्ट में होता है मुकुलन। क्या होता है? ईस्ट में आपका होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन समझते हैं, जिसको बोलते हैं बडिंग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से अगर मान के चलिए खमीर है, ठीक है, तो इसको क्या होगा, इधर से एक छोटी सी उभार निकलेगी इस प्रकार से। फिर आगे क्या होगा कि ये उभार धीरे धीरे बड़ा होगा, और जैसे उभार बड़ा होगा तो यहां से कट करके बाहर निकल जाएगा। तो एक ये जीव बन गया, एक ये जीव बन गया। तो इस प्रकार से जो जनन होता है इसी को बोला जाता है मुकुलन यानी बडिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बडिंग बोला जाता है। तो कवक, शैवाल और फर्न ये ऐसे पौधे, ऐसे, जैसे फर्न क्या एक प्रकार का पौधा है, शैवाल क्या है, तो शैवाल एक प्रकार का पादप में ही है। कवक को बात किया जाए तो इसको फंजाई जगत में रखा गया है, इसको में कोशिका भित्ति होती है लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। तो इनमें क्या होता है, आपको बीजाणु के द्वारा प्रजनन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? कवक में जैसे स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा भी इसी के माध्यम से, कवक बोल रहे हैं, शैवाल। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल का उदाहरण है। स्पाइरोगाइरा में भी स्पोर के माध्यम से ही प्रजनन होता है। क्लियर है सभी को ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा हम लोग स्पीड बनाए रखेंगे। इसमें 194-95 क्वेश्चन है, उसको हमें कंप्लीट करना है। आज ही नहीं करना है लेकिन जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, ठीक है? चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस क्वेश्चन पर विचार कीजिए। हम आपको भरोसा दिलाते हैं मेरे भाई कि अगर आप घटना चक्र पूरा कंप्लीट कर लें। सर बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको बिलीव नहीं है घटना चक्र की अहमियत, और आपको एक एक क्वेश्चन तोड़ तोड़ करके पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन को उड़ा करके नहीं भगाएंगे। बात को समझ रहे हैं? ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए। हम आपका सेरिब्रम में इसको फिक्स करना चाहते हैं पूरी घटना चक्र को, ताकि जहां भी जाओ दहाड़ते रहो। हिंदी इंग्लिश क्लास कब से होगा प्लीज? सारा क्लास शुरू होगा पीके राय जी, इस मंथ भर रुक जाइए और एक सप्ताह। चलिए, जीवाणु, कवक, विषाणु उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है? यानी किसे जो है हम लोग खुद से बना सकते हैं, खुद से संश्लेषित कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जीवाणु, कवक और विषाणु, इसमें से यानी आपको बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस में से किसे बना सकते हैं? तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात वायरस के बारे में जान लो कि वायरस जो है जब तक किसी जीवित प्राणी के शरीर में नहीं जाएगा तब तक इसमें वृद्धि विकास पॉसिबल ही नहीं है। 10 बजे से, सुप्रिया कुमारी 10 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। अगर जो बच्चे मेरा क्लास नहीं देखे हैं पीछे वाला, तो अभी यूट्यूब पे सारा क्लास पड़ा है, जाकर के एक बार पीछे वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा। विषाणु की बात कीजिएगा तो ये सिर्फ जीवित कोशिका में, ठीक है? विषाणु जो है सिर्फ जो है जीवित कोशिका में, जीवित कोशिका में जो है इस प्रकार से कर सकता है। जीवित कोशिका में ही जो है ये विषाणु अपना सजीव वाला लक्षण दिखा सकता है, सजीव वाला लक्षण दिखाता है। यानी वृद्धि विकास सिर्फ जीवित कोशिका के अंदर ही कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। तो विषाणु को हम प्रयोगशाला में नहीं उत्पन्न कर सकते, नहीं बना सकते, लेकिन जीवाणु भी बनाते हैं, कवक भी बनाते हैं। बहुत प्रकार के ऐसे जीवाणु है जो हमारे लिए फायदेमंद है।
उसका निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं। बहुत प्रकार के ऐसे कवक है जो हमारे लिए फायदेमंद है, उसका निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में करते हैं, लेकिन विषाणु का नहीं कर सकते। तो देखो 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन ए में है, तो ए आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ए आप क्लिक कर दीजिए। अच्छा, हम आपसे ये पूछे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? सर पिछला क्वेश्चन कम समझ में आया। कौन था पिछला क्वेश्चन? ये वाला, बीजाणु के द्वारा। कन्हैया कुमार पूछो, ये क्वेश्चन कम समझ में आया? बीजाणु के द्वारा। देखो बहुत प्रकार के ऐसे जीव है ना, जैसे देखो अगर फर्न की बात कीजिएगा तो फर्न जो होता है, जैसे अगर शैवाल की बात कीजिएगा तो शैवाल कैसे होते हैं? बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें जनन अंगों का निर्माण नहीं होता, यानी इसको में फूल वगैरह नहीं बनता, लेकिन अपना वृद्धि विकास करना है कि नहीं करना है, तो इनको में बनता है स्पोर। स्पोर क्या होता है? एक छोटा छोटा कण है जिसको में नए जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। इसी स्पोर को हिंदी में कहते हैं बीजाणु। तो जो जीव पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, प्रजनन नहीं कर सकता, वैसे जीवों में स्पोर के माध्यम से भी जनन होता है। और ये जो है एक प्रकार का, अगर पूछेगा कि यह कैसा जनन है सर, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, तो यह एक प्रकार के एसेक्सुअल है, यानी अलैंगिक जनन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बात को समझ रहे हैं? तो होता क्या है, जो छोटे छोटे कण है इसको स्पोर बोलते हैं। तो कुछ जीवों में स्पोर का निर्माण होता है, और जैसे ही इसको अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो इसके बाहर वाला आप जो परत देख रहे हैं ना, ये परत फट जाएगा। और जैसे ये परत फट जाएगा तो इसका सारा स्पोर बाहर निकल जाएगा, यानी सारा बीजाणु बाहर निकल जाएगा। और प्रत्येक बीजाणु में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। समझ गए बात को? प्रत्येक बीजाणु में नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होता है, इसी को बोलते हैं स्पोर के माध्यम से रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन पूछ रहे हैं किस किस जीवों में होता है, तो कुछ कवकों में भी होता है, शैवाल में भी होता है, और फर्न में भी होता है। टेरिडोफाइटा का एक पौधा है फर्न, इसमें भी होता है। बात को समझ गए? यही है इस क्वेश्चन में। तो क्या नाम था आपका, भूल भी गए, शायद कन्हैया कुमार ऐसी करके था। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं बताइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, बताइए गर्म, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा मेरे भाई। अगर आप लोग लाइक कीजिएगा ना तो उससे हमारा वीडियो और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेगा। उससे हमको कोई पैसा नहीं मिलने वाली, ठीक है? उससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि चलो भाई हम जो चीजें बता रहे हैं। क्लियर हो गया कन्हैया कुमार? कंसेप्ट समझ में आया? बीजाणु स्पोर क्या है से? चलिए ठीक है, जो भी हम कंसेप्ट समझा रहे हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये आपके लिए विटामिन की तरह काम करेगा, हर जगह नहीं मिलेगा ये। चलिए क्या कर रहा है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या कर सकते हैं। देखो दो प्रकार के जंतु होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड समझना, दो प्रकार के जंतु होते हैं जिसको बोलते हैं, एक होते हैं शीत रक्तीय, एक होता है गर्म रक्त वाला। वही कह रहा है गर्म रुधिर वाला। वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं ना भाई, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं नहीं भाई, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बनाए रखते हैं। बताइए, वातावरण के तापक्रम के अनुसार बनाए रखते हैं, यह भी नहीं होगा, हमेशा इनका तापमान एक समान रहता है, सी होगा। ओके सर, एक ऐसे कैसे बता दिए, कैसे हम याद रखेंगे? तो देखो एक आपको हम आज कंसेप्ट दे रहे हैं, उस कंसेप्ट को आप समझ लो। उस कंसेप्ट को समझने के बाद कोई भी जंतु पूछ देगा कोल्ड ब्लडेड है कि वार्म ब्लडेड है, आपको कंफ्यूजन ही नहीं होगा। क्या है वो कंसेप्ट सर बता दीजिए, हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो देखो मेरे भाई, हम जंतु जगत को कितने संघ में बांटे थे बताइए? आप लोग से हम सवाल भी पूछते चलेंगे, जंतु जगत को हम कितने संघ में बांटे थे? तो जंतु जगत को हम 10 संघों में बांटे थे। सबसे 10वां संघ कौन था? कॉर्डेटा। क्या था? कॉर्डेटा। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो सबसे 10वां संघ था, 10th नंबर का जो संघ था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्डेटा। क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा बोलते हैं, कॉर्डेटा। सबसे 10वां संघ ही ना था। कल सवाल आ रहा था, अब देखो संघ को किस में बांटते हैं? तो संघ को हम बांट देते हैं वर्ग में। किस में बांटते हैं? वर्ग में बांटते हैं।
तो अगर कॉर्डेटा सम को हम बांटना चाहें तो इसको हम किस में बांटेंगे? वर्ग में बांटेंगे। एकदम क्रम से याद होना चाहिए सभी को। याद है कि नहीं याद है? एक बार मन में बोलो। सबसे ऊपर क्या है? जगत, उसके नीचे उपजगत, उसके नीचे फाइलम, उसके नीचे क्या होता है? वर्ग, उसके नीचे क्या होता है? ऑर्डर यानी गण, उसके नीचे क्या होता है? कुल यानी फैमिली, उसके नीचे क्या होता है? उसके नीचे होता है वंश यानी जेनेरा, उसके नीचे क्या होता है? जाति। पूरा एक क्रम आपको याद होना चाहिए। तो ये जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा को हम कितने वर्ग में बांटते हैं? तो इसको हम लोग मुख्य रूप से 5 वर्ग में बांटते हैं। कितने वर्ग में बांटते हैं? 5 वर्ग में। वो पांचों वर्ग आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अभी। पहला वर्ग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य वर्ग यानी पिसीज, मत्स्य वर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसको बोलते हैं एम्फीबिया। क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं, एम्फीबिया। तीसरा जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई? रेप्टिलिया। नाम सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रेप्टिलिया। चौथा जो वर्ग है उसको हम लोग बोलते हैं एविज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एविज बोलते हैं। और जो पांचवा है उसको हम लोग बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं? मैमेलिया यानी स्तनधारी। तो 5 वर्ग याद हो जाएगा कि नहीं याद होगा? कॉर्डेटा को कितने वर्ग में बांटते हैं? 5 वर्ग में बांटते हैं। सबसे पहले मत्स्य, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, उसके बाद एविज, उसके बाद मैमेलिया। प्रोटोजोआ, पेरिफेरल, सिलेंडर, ऑर्थोपोडा। अच्छा, ये का डाटा क्या लिख रहे हैं? ट्रिक दे रहे हैं क्या? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है जलीय जीव है, यानी सिर्फ और सिर्फ जल में रहता है। ठीक है। अब ये जो है जल प्लस स्थल दोनों में रहता है, इसलिए इसको आप उभयचर के नाम से भी जानते होंगे। ये जो है स्थल पर रहता है, रेंग करके चलता है। कुछ जो है रेप्टिलिया जल में भी रहते हैं, रेंग कर चलता है। ये जो है इसमें पक्षी को रखा गया है। किसको रखा गया है? पक्षी को। और इसमें रखा गया है स्तनधारी को, यानी जो अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाते हो उसको रखा गया है मैमेलिया में। उसको किस में रखा गया है? मैमेलिया में रखा गया है। तो अब बात आता है कि सर ये अभी आप बता रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं वार्म ब्लड के बारे में, जीव वार्म ब्लड के बारे में और कोल्ड ब्लड के बारे में। किसके बारे में? कोल्ड ब्लड के बारे में। तो देखो, जो कोल्ड ब्लड वाले जीव होते हैं ना, जो शीत रक्तीय प्राणी होते हैं ना, उन लोग वातावरण के तापमान के अनुसार अपने शरीर का टेम्परेचर बदलते रहते हैं। बात को समझ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो शीत रक्तीय प्राणी है, इसको हिंदी में बोलते हैं शीत रक्तीय। हम नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। एक हिंदी में भी कभी कभी पूछ देता है शीत रक्तीय। क्या बोल देते हैं? शीत रक्तीय। इसी को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। ये क्या करते हैं? शीत रक्तीय क्या करते हैं मेरे भाई? तो वातावरण के तापमान के अनुसार, समझिएगा, वातावरण के, लिखते चलिए सभी लोग, तापमान के अनुसार, वातावरण के तापमान के अनुसार अपने शरीर का, अपने शरीर का तापमान बदलते चलते हैं, तापमान बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कॉपी पे नोट डाउन कीजिए सभी लोग, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। यानी वातावरण का तापमान बदलेगा तो इनके शरीर का भी तापमान बदल जाएगा। उसी को बोला जाता है शीत रक्तीय। एक होता है गर्म रुधिर वाला, जो अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है, गर्म रक्तीय, या इसको बोला जाता है नियत तापी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नियत तापी भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है अनियत तापी। ये सब नाम इसलिए लिख देते हैं कि कभी कभी एग्जाम में अनियत तापी भी पूछ देगा। अनियत तापी भी बोला जाता है, यानी इनका तापमान नियत नहीं रहता, इनका तापमान नियत रहता है। इसको बोला जाता है वार्म ब्लडेड। देखो, इनका तापमान, इनके शरीर का तापमान अगर देखिएगा तो इनका शरीर का तापमान, शरीर का तापमान क्या रहता है? शरीर का ताप जो है नियत रहता है, नियत रहता है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग की अगर बात किया जाए, हम लोग के शरीर का तापमान नियत रहता है कि नहीं रहता है? एनी टाइम 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वातावरण में कुछ भी आ जाए, हम लोग के शरीर का तापमान नहीं बदलता। हम लोग के शरीर का तापमान तभी बदलता है जब हमको बुखार लगता है ना जी? जब हमको बुखार लगता है तभी तापमान बदलता है, ऐसे हमारा बॉडी का तापमान नहीं बदलता। तो अब हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि शुरू के जो 3 जीव है, आपको मत्स्य वर्ग, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ऐसे याद रखिएगा।
शुरू के जो 3 हैं, इस 3 वर्ग के जितने जीव हैं ये सब कैसे होते हैं? तो ये सब होते हैं शीतरक्तीय। कैसे होते हैं मेरे भाई? तो ये होते हैं शीतरक्तीय। यानी जितने भी मछली है, जितना भी एम्फीबिया यानी उभयचर है, जैसे मेढक क्या है? उभयचर है। जितने भी रेप्टिलिया यानी रेंग करके चलने वाले जंतु हैं, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, ये सब क्या है? ये सब कैसे होते हैं? रेंग करके चलने वाले। इस प्रकार से रेंगने वाले जो हैं, गिलहरी, ये सब क्या रेंगने वाला जीव है? ये सब क्या होंगे? शीतरक्तीय होंगे। क्या होंगे? शीतरक्तीय। शीतरक्तीय का मतलब वातावरण के अनुसार अपना तापमान बदलते चलेंगे। बात को समझ गए? और एविज और मैमेलिया, एविज और मैमेलिया जो है, एविज और मैमेलिया जो है गर्म रक्त वाला है। और गर्म रक्त वाले जीव का शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी हम आपको बताएंगे मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया सब पढ़ाएंगे अभी आगे, टेंशन नहीं लेना है, अभी आगे पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। तो वहां हम आपको बताएंगे कि मत्स्य का क्या गुण है, एम्फीबिया क्या गुण है, रेप्टिलिया क्या गुण है। कभी कभी हृदय का चेंबर पूछ देता है कि हाँ सर, किसके हृदय में कितने चेंबर हैं, तो आपको बता देते हैं। अगर हृदय के चेंबर पूछ दे, हृदय का चेंबर पूछ दे मेरे भाई, हृदय का चेंबर पूछ दे तो आपको बता देते हैं कि जो मत्स्य है इसके हृदय में कितने चेंबर? इसके हृदय में 2 चेंबर। एम्फीबिया इसके हृदय में 3 चेंबर। रेप्टिलिया इसके हृदय में 3 चेंबर। एविज इसके हृदय में 4 चेंबर। और मैमेलिया के भी हृदय में 4 चेंबर। जैसे हम लोग में 2 आलिंद 2 नीलय है कि नहीं है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो मत्स्य में 2 ही चेंबर, एम्फीबिया में 3 चेंबर, रेप्टिलिया में 3 चेंबर, यानी सिर्फ मत्स्य में 2, उसके बाद एम्फीबिया में 2 हो जाता है, 2 आलिंद 1 नीलय, 2 आलिंद 1 नीलय। एविज में हो जाता है 4 चेंबर और हम लोग में भी हो जाता है 4 चेंबर। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो हमको चीजें अच्छे से याद रहेगी, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। हाँ, मत्स्य में 3 नहीं होता है, मत्स्य में 2 ही चेंबर होता है। ठीक है, मत्स्य में 2 ही चेंबर होता है, इस बात को आप समझते चलिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान, गर्म रुधिर वाले क्या होते हैं? अपने शरीर का तापमान एनी टाइम फिक्स रखते हैं, वातावरण के अनुसार उनका शरीर का तापमान नहीं बदलता है, तो हमेशा एक सा बनाए रखते हैं गर्म रुधिर वाले। और ठंडे रुधिर वाले तापमान के अनुसार बदलते रहते हैं। क्लियर है? सभी लोग बताइए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ना? चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस सब आप नोट डाउन करते चलना मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। हाँ, एट्रियम वर्टिकल। देखिए प्रियंका कुमारी जी, बात ऐसा है ना कि यहां थोड़ी सी जो है हिंदी मीडियम के बच्चे ज्यादा हैं, इसलिए हिंदी वर्ड ज्यादा यूज करना पड़ता है। लेकिन जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो जो आपको जरूरी है उसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। ठीक है, उसका इंग्लिश भी लिख देते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। क्या कर रहा है कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। अब यहां 2 वर्ड आ गया, एक आ गया इकाइनोडर्म, अब एक आ गया सजीव प्रजक। ठीक है, आज के बाद नहीं, सब ये शब्द आज के बाद आपको दिक्कत नहीं करेगा। कह रहा है गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। कह रहा है कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अच्छा ठीक है। अस्थिल मछलियों में वातावरण आमतौर से विद्यमान, वातावरण नहीं, वाताशय है। वाताशय का मतलब समझ रहे हैं? एयर ब्लाडर, एयर ब्लाडर। ठीक है, एयर ब्लाडर विद्यमान होता है। ठीक है, नीचे कह रहा है कि उपास्थिसम यानी जो कार्टिलेज वाले जो होते हैं मछली, उनमें निषेचन आंतरिक होता है। थोड़ा सा ये देखो, ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब देखो इसको सरल कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझो इकाइनोडर्म। अच्छा एक बात बताइए, इकाइनोडर्म सजीव यानी इकाइनोडर्मेटा की बात कर रहा है। हम कितने संघ में बांटे थे सजीवों को? 10 संघ में बांटे थे, सजीवों को नहीं, जंतुओं को। 10 संघ में से एक संघ इकाइनोडर्म है कि नहीं? बताइए, 10 संघ में से एक संघ इकाइनोडर्म है कि नहीं? इकाइनोडर्म है ना? इकाइनोडर्म है कि नहीं है? 10 में से एक। तो इकाइनोडर्म जो है उसमें कह रहा है कि इकाइनोडर्म के सजीव, इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। सजीव प्रजक का मतलब समझता है? प्रजक का मतलब होता है एक प्रकार से, यहां जनन से मतलब समझिए। सजीव प्रजक का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मानव की बात कीजिएगा
तो मानव सजीव प्रजक होता है, यानी सीधे एक सजीव का जन्म देता है। गुंजा कुमारी 8 बता रही है। गुंजा कुमारी, इस प्रकार की गलती हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर मानव को देखा जाए तो मानव सजीव प्रजक होते हैं, सीधे एक सजीव का जन्म देते हैं। क्या है? सजीव प्रजक। स्तनधारी जो होते हैं सजीव प्रजक होते हैं। लेकिन अगर यही पक्षी की बात किया जाए तो पक्षी सजीव प्रजक होता है। पक्षी होता है अंड प्रजक, यानी पक्षी जो है अंडे का जन्म देती है और उस अंडे में क्या रहता है, उसका पूरा जो है जाइगोट वगैरह भ्रूण वगैरह रहता है, जब विकास करके उससे जो है नए बच्चे की जन्म होती है। क्योंकि सभी जीवों में गर्भाशय का विकास नहीं हुआ है कि बच्चे को अपने शरीर के अंदर पूर्ण रूप से विकसित कर ले। मानव यानी जितने भी स्तनधारी है, अगर वो सजीव प्रजक है, इसका मतलब यह है कि उसका जो है गर्भाशय का विकास पूर्ण रूप से हो गया है, जहां बच्चे का अच्छे से जो है वृद्धि में विकास हो जा रहा है। और जब बच्चा पूर्ण रूप से पोषित हो जा रहा है, वातावरण में सर्वाइव कर सकता है, तब उसका जन्म होता है। तो इकाइनोडर्म कहां है? कोर्डेटा से कितने पीछे है? तो कोर्डेटा से पहले प्रोटोकोर्डेटा और प्रोटोकोर्डेटा से पहले इकाइनोकोर्डेटा। यानी कोर्डेटा में भी, कोर्डेटा को कितने भाग, कितने वर्ग में बांटे थे? कोर्डेटा को बांटते थे 5 वर्ग में। कोर्डेटा में भी जो 5वां वर्ग है वो है सजीव प्रजक। कोर्डेटा में भी जो 5वां वर्ग है यानी मैमेलिया, वो है सजीव प्रजक। तो इकाइनोडर्मिटा सजीव प्रजक कैसे हो सकता है? इसमें गर्भाशय का विकास ही नहीं हुआ है। गर्भाशय का विकास किसमें हुआ है? सिर्फ कोर्डेटा में। और कोर्डेटा कहां है? 10वां नंबर का जीव है, सबसे लास्ट वाला में। उससे पहले वाला में गर्भाशय का निर्माण ही नहीं हुआ है। तो एक बात ध्यान में रख लो, कोर्डेटा के पहले वाले जितने भी संघ है, उस संघ में से कोई भी जीव सजीव प्रजक नहीं हो सकता। क्या बोले? कोर्डेटा से पहले वाले जितने संघ है, उसमें से कोई भी जीव सजीव प्रजक नहीं हो सकता। तो यह कथन कहीं से भी सही नहीं है, यहीं गलती हो गया। तो बाकी तब सब सही होगा, बाकी सब सही होगा। इस प्रकार से भी तो हम देख सकते हैं, ठीक है नहीं पता है हमको, लेकिन अगर एक पता हो गया, अब पूछ रहा है कथन सही नहीं है, इसके बारे में जानकारी नहीं। देखो जो टफ क्वेश्चन होता है ना, टफ क्वेश्चन का एक की पॉइंट होता है, उस की पॉइंट को अगर पकड़ लोगे तो बाकी काम हो जाएगा। अब मान के चलो बहुत टफ लग रहा था, इसमें की पॉइंट यहीं पकड़ा गया, एकदम कितना सिंपल कंसेप्ट है। हम आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं? हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, हम आपको यह सिखा रहे हैं। बात को समझिए। यहां पर गोल क्री में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। देखो मेरे भाई, बात सही है, परिसंचरण तंत्र का विकास सबसे पहले होता है एनिलिडा में। किसमें होता है? एनिलिडा में। 10 संघ बताओ, एनिलिडा कौन नंबर पर है? बताइए, एनिलिडा कौन सा नंबर पर है? सभी लोग जवाब दीजिए। एनिलिडा जो है किस नंबर का जीव है? सभी लोग जवाब दीजिए। एनिलिडा किस संघ का जीव है? सभी लोग जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए, एनिलिडा किस संघ का जीव है? सर संघ में 8 नाम पे लिखे हैं। अच्छा, उसको ना 8 पे लिखे हैं गुंजा कुमारी, हम टोटल पूछ रहे थे। चलिए, उसको 8 पे लिखे हैं, इकाइनोडर्मिटा को। बहुत अच्छा, चलिए सही है। आप देखो मेरे भाई, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, एस्केलमेंथीज, प्लेंटीहेलमिंथीज है ना। उसके बाद क्या है आपको? प्लेंटीहेलमिंथीज है। उसके बाद कौन है बताइए? उसके बाद आपका आता है एनिलिडा। कौन आता है? एनिलिडा। एनिलिडा जो है, एनिलिडा के जीव, एनिलिडा से पहले वाले जितने जीव हैं, हाँ 5वां नंबर पर, एनिलिडा से पहले वाले जितने जीव हैं, उनको में रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण नहीं हुआ है रे भाई। एक बात ध्यान में रख लो, अगर परिसंचरण तंत्र की बात किया जाए, परिसंचरण 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 तंत्र, देखो लिख देते हैं परिसंचरण तंत्र, कॉपी पे लिखो। श्वसन तंत्र, सभी लोग कॉपी पे लिखिए। उत्सर्जन तंत्र, देखो इसका इंग्लिश बोल देते हैं, लिख लो भाई। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र। उसके अलावा देह गुहा, इन सब का विकास कहां से शुरू हुआ है? तो एनिलिडा संघ के, एनिलिडा संघ के जीव से हुआ है। किससे हुआ है? एनिलिडा संघ के जीव से हुआ है। किससे हुआ है? एनिलिडा संघ के जीव से हुआ है। यानी एनिलिडा से पहले के जितने जीव हैं, चाहे एनिलिडा से पहले चाहे आपको प्लेंटीहेलमिंथीज हो, एस्केलमेंथीज हो,
सिलेंट्रेटा हो, पोरिफेरा हो, इन सब जीवों में ना तो श्वसन तंत्र हो रे भाई, न तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र नहीं है, परिसंचरण तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, देह गुहा नहीं है। ठीक है, तो इसका शुरुआत कहां से होती है, किस जीवों से होती है, एनिलिडा से होती है, और इससे पहले वाले जितने जीव हैं उसमें ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो कह रहा है कि गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता, एकदम सही है, क्योंकि गोल कृमि एनिलिडा का नहीं है। तो सर गोल कृमि कहां का है, ये क्वेश्चन सही। गोल कृमि किसका है, गोल कृमि किसका है, बताओ तुम लोग बताओ, गोल कृमि किस संघ का जीव है, बताइए आप लोग। नीचे कह रहा है कि अस्थिल मछलियों में वाताशय पाया जाता है। यस, अस्थिल मछलियों में जो है एयर ब्लाडर पाया जाता है। मछली उछली जब फोड़ेगा तो पूरा फुलौना लेयर निकलता है कि नहीं निकलता है, उसी को बोला जाता है वाताशय, यानी एयर ब्लाडर पाया जाता है। यह भी कथन सही है। नीचे कह रहा है कि उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। यस, जो यानी कार्टिलेज यानी उपास्थि से बने हुए जो मछलियां होती है उनमें निषेचन कहां होता है, आंतरिक होता है, उनके शरीर के अंदर होता है। यह भी कथन सही है। तो कौन हो गया गलत, सिर्फ और सिर्फ ए हो गया आपका गलत। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया तो यस सर का जवाब दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया तो यस सर का जवाब दो सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। तो अभी तक आप लोगों ने जवाब नहीं दिया कि गोल कृमि किस संघ का जीव है, गोल कृमि किस संघ का जीव है। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, आपका जवाब लेंगे पहले हम। चलिए, निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तेल चट्टा किसका है भाई, तो तेल चट्टा है ऑर्थोपोडा का। देखो ना कैसे समझाते हैं कंसेप्ट। केंचुआ किसका है मेरे भाई बताओ, केंचुआ किस संघ का जीव है, केंचुआ किसका है बताओ, केंचुआ किस संघ का जीव है बताओ सभी लोग। केंचुआ किसका है, इसका आप लोग क्या दे रहे हो, बी दे रहे हो, तेलचट्टा। देखो हाइड्रा किसका है बताओ, हाइड्रा किस संघ का जीव है बताओ सभी लोग। पोरीफेरा, ऑर्थोपोडा, पोरीफेरा का नहीं है, एस्केलमेंथीज का है, ये समझो। एस्केलमेंथीज का है गोल कृमि, गोल कृमि किसका है, एस्केलमेंथीज का, एस्केलमेंथीज का है। ठीक है, एस्केलमेंथीज पढ़ाए थे ना, एस्केलमेंथीज का है आपका गोल कृमि। गोल कृमि किसका है, एस्केलमेंथीज का। इसमें आप लोग बताइए, मछली तो आपको मत्स्य हो गया, जो एक प्रकार से मत्स्य वर्ग हो गया, और कॉडेटा का है, किसका है, कॉडेटा संघ का है। यह है आपका कॉर्डेटा का है, किसका है, कॉर्डेटा का। देखो हाइड्रा जो है समझिएगा सब, देखो यहां कंसेप्ट समझो। मान के चलो कि अगर हमको ये सब याद नहीं भी है तो आपको, तो हम अभी आपको बताए थे ना कि एनीलिडा, एनीलिडा से क्या प्राप्त होता है, तो एनीलिडा से प्राप्त होता है परिसंचरण तंत्र। क्या प्राप्त, क्या शुरुआत होता है, परिसंचरण तंत्र का। तो जब एनीलिडा से परिसंचरण तंत्र का शुरुआत होता है तो एनीलिडा से पहले वाले जीवों में कैसे होगा रक्त के माध्यम, रक्त कैसे होगा, क्योंकि एनीलिडा से पहले वाले जीवों में तो परिसंचरण तंत्र है ही नहीं, एनीलिडा से पहले वाले जीवों में तो परिसंचरण तंत्र है ही नहीं, तो कैसे होगा उसमें, क्या बोल सकते हैं, रक्त कैसे होगा। तो हाइड्रा तो एनीलिडा से पहले वाला जीव है, हाइड्रा तो एनीलिडा से पहले वाला जीव है, बात को समझिए। हाइड्रा जब एनीलिडा से पहले वाला जीव है तो हाइड्रा में रक्त परिसंचरण नहीं हो सकता मेरे भाई, हाइड्रा में जो है रक्त परिसंचरण आपको नहीं हो सकता। बात क्लियर है,
हाइड्रा में आपका रक्त परिसंचरण नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो अब ये भी छोटा सा आपको होमवर्क दे देते हैं, अब होमवर्क नहीं क्लास वर्क दे देते हैं कि हाइड्रा तब किस संघ का जीव है सर, हाइड्रा किस संघ का जीव है, हाइड्रा आपका किस संघ का जीव है बताइए। चलिए नेक्स्ट देखो, ये है आपका हाइड्रा, ये है आपका तेलचट्टा, ये है आपका केचुआ, और ये क्या है आपका मत्स्य। ये जो हाइड्रा है इसको में रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता, ठीक है कन्हैया कुमार, इसका भी उपाय हम बताने वाले हैं। अभी हमको पता है कि आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो इसका भी हम उपाय अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसका भी उपाय हम अभी आपको बताने वाले हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ये है आपका हाइड्रा, ये है आपका तिलचट्टा, ये केचुआ, ये मछली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो मछली नहीं है। एक एक जीव के बारे में बता देंगे कन्हैया कुमार, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एक एक जीव के बारे में बताएंगे। बताइए निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं। तो देखो मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिसके आगे फिश लिखा होगा लेकिन वो मछली नहीं होता। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके आगे क्या लिखा होगा, फिश लिखा होगा, लेकिन वो मछली नहीं होगा। तो हम एक आपको अभी चार्ट लिख देते हैं, एक पूरा वैसे जंतुओं का नाम लिख देते हैं जिसके बाहर फिश लगा हो लेकिन वो मछली नहीं हो, ठीक है। जिसके बाहर फिश लगा हो लेकिन वो मछली नहीं हो। तो जैसे देखो हम लिख देते हैं, जैसे में आपको स्टार फिश, जिसको तारा मछली बोलते हैं, क्या स्टार फिश, एक हो गया आपका स्टार फिश, लिखिए आप लोग सभी लोग। दूसरा आपका हो गया क्रे फिश, तीसरा आपका हो गया जेली फिश, चौथा आपका हो गया हैग फिश, हैग फिश, पांचवा आपका हो गया रजत फिश, पांचवा आपका हो गया कैटल फिश। देखो ये सब के आगे क्या लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है। ये सब के आगे क्या लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है। जब इन सब के आगे फिश लगा हुआ है तो ये तो मछली होना चाहिए सर, नहीं, ये सभी जो है ये सभी मछली नहीं है, ये सभी जो है मछली नहीं है, ठीक है। लेकिन इनके आगे क्या लगा हुआ है, फिश लगा हुआ है। ये पूरा चार्ट लिखिए आप लोग, ये पूरा के पूरा चार्ट आप लोग लिखिए सभी लोग, हम साइड हो गए हैं। ये पूरा चार्ट सभी लोग लिखिए और इस पूरा चार्ट को बताइए, ठीक है। पूरा चार्ट को बताइए आप लोग। लिख लिए, पूरा हो गया, इसको पूरा लिख लिए। तो ये सब फिश है लेकिन ये सब मछली नहीं है, ये पूरा फिश है लेकिन ये सब मछली नहीं है, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। अब समझिए, तो देखो इसमें से, अब देखो कि इसमें से स्टार फिश यहां है कि नहीं है, स्टार फिश यहां है। तो क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो स्टार फिश। स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है। लेकिन सा फिश, पाइप फिश, गिटार फिश, ये सब मछली है। तो सर मछली वाला याद करे, किसको याद करे, तो मछली वाला याद मत करो कि कौन मछली है। फिश लगा है तो मछली होगा, लेकिन बस ये याद कर लो कि ये कौन कौन से हैं जिसके आगे फिश लगा हो और मछली नहीं हो, तो इसको याद कर लो। मछली वाला याद करेगा तो बहुत प्रकार के मछली है, गड़बड़ हो जाएगा। सिर्फ इसको याद कर लीजिए कि स्टार फिश, क्रे फिश, जेली फिश, हैग फिश, रजत फिश, कैटल फिश, ये सब क्या है, फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है। इसके अलावा जेकरा आगे फिश लगा होगा सब मछली होगा, इसके अलावा जेकरा आगे फिश लगा होगा सब मछली होगा। ये सब एक होता है समुद्री घोड़ा, नाम क्या है, घोड़ा है कोची मछली, तो मछली वाला में समुद्री घोड़ा है, को याद रखिएगा। समुद्री घोड़ा क्या है, आगे लगा है घोड़ा लेकिन है कोची मछली, ठीक है। बाकी जिसके आगे फिश लगा होगा मछली होगा, इन सबको छोड़ करके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है, यानी एक मछली है, बताओ इनमें से कौन एक मछली है। तो अभी लिखे पीछे रजत मीन, मीन मतलब ही मछली होता है, तो पीछे लिखे थे ना रजत जी, कहां है रजत, यानी मछली ना हो रहे भाई,
फिर क्या है क्रेफिश, पीछे लिखे हैं ना क्रेफिश, कहाँ है क्रेफिश, येहू मछली नहीं है, येहू मछली नहीं है। फिर लिखे हैं जेलीफिश, ये भी मछली नहीं है, क्योंकि जेलीफिश में किसके, जेलीफिश कहाँ लिखे हैं, वैसे ग्रुप में लिखे हैं जिसको फिश लगा हो लेकिन मछली नहीं हो। तो बच कौन गया, कैटफिश। तो ये आपका वास्तविक मछली है। कैटफिश क्या है, वास्तविक मछली है। कैटफिश वास्तविक मछली है। लेकिन अगर कैटल फिश आ गया तो हाँ, पाइप फिश भी मछली जैसा होता है क्या, पाइप फिश मछली है। पाइप फिश के बात कीजिएगा तो एक प्रकार के मछली ही है। जैसे देखो ये है आपका देखिए ये है आपका रजत मीन, ये क्या है आपका रजत मीन, देखने में हूबहू मछली जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यह है आपका रजत मीन, देखने में मछली जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो ये जो रजत मीन है, सिल्वर फिश है, यही है, देखने में मछली जैसा लग रहा है, एकदम चांदी जैसा चमक रहा है, पूरा व्हाइट है, इसलिए इसको सिल्वर फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिल्वर फिश कहा जाता है। ये वाला देखो समझो, आए क्या क्रेफिश, ये है आपका क्रेफिश, ये आपका क्या है क्रेफिश है, लगा है फिश लेकिन ये फिश नहीं है, मछली नहीं है। ये वाला क्या है, देखो क्या था यहां जेलीफिश, देखो ये है आपका जेलीफिश, इसका नाम है जेलीफिश लेकिन मछली नहीं है। और आगे क्या था, ये क्या था, सॉरी ये क्या था कैटफिश, तो ये देखो ये है आपका कैटफिश, इसका हम दे देंगे आपको पीडीएफ। ये है आपका जेलीफिश, ये आपका क्या है जेलीफिश, ये आपका क्या है क्रेफिश, और ये आपका क्या है रजत मीन भी उसको बोला जाता है या फिश भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसको में से वास्तविक मछली सिर्फ यही है, इसको में से वास्तविक मछली सिर्फ यही है। क्लियर है, मजा आ रहा है। सेशन को लाइक शेयर करते चलो मेरे भाई, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, यही आपका जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, बाकी मजा आ रहा है सेशन में कि नहीं। चलो, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, यानी रियल फिश कौन है, रियल में नहीं है मछली, देखने में लग रहा है। ठीक है, देखने में लग रहा है, क्रेब बहुत सुंदर है, हाँ चलो, निम्न में से कौन वास्तविक रूप से मछली है, तो स्टार फिश मछली है रे भाई ना, इतना बड़ा गलती नहीं करना। जेली फिश मछली है नहीं, हैग फिश मछली है नहीं, समुद्री घोड़ा बताए थे, समुद्री घोड़ा क्या है मछली है। तो सर समुद्री घोड़ा दिखा दीजिए, देखिए इमेज हो सकता है, देखो ये है आपका समुद्री घोड़ा, ये कहा रे भाई, ये है हमारा समुद्री घोड़ा। अब देखो देखने में नहीं लग रहा है घोड़ा के जैसा ऐसे उठा हुआ है, यहां पास देखो ऐसे उठा हुआ है कि नहीं उठा हुआ है, तो ये है आपका समुद्री घोड़ा है क्या। देखो बी जो जवाब दे रहे हो क्या नाम है, विशु ब्राह्मणी, बी कैसे हो जाएगा, ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं आप लोग। रॉकी कुमार सी कैसे होगा, हाँ सी हॉर्स, देखो ये है आपका सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, देखने में घोड़ा जैसा लग रहा है लेकिन ये है क्या मछली, यानी मत्स्य का जो गुण है जो क्वालिटी है सब कुछ इसको में पाया जाता है, आकृति चाहे जैसे भी हो। हम लोग गांव देहात के आदमी है, पोठिया गरे देखे हैं सिर्फ, है ना, थोड़ा बहुत रेहू जान लिया, तालाब उलाब का हो गया तो रेहू, और क्या होता है जी, रेहू होता है, बीटेक, यही सब ना मछली हम लोग जानते हैं, बीटेक नहीं बीकेट, बीटेक तो हमारे विशाल सर हैं। चलिए ये है आपका, देखो कैसा लग रहा है, स्टार के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये है आपका स्टार फिश। लेकिन रे भाई हेग फिश होगा ना सर, हेग फिश कैसे होगा जी, हैग क्या कर रहा है, कौन वास्तविक रूप से मछली है, तो अभी ना यहाँ चार्ट लिखवाए हैं जी कि हैग फिश जो है फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है। कहां थे आर्यन बॉय, यहां देखिए हैग फिश जो है फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है, यहां देखिए हैग फिश क्या लगा है, फिश लगा है लेकिन मछली नहीं, ऐसा गलती नहीं कीजिए, ऐसा गलती नहीं करनी। ठीक है, यह है आपका स्टार फिश, ये क्या है बताओ, ये कौन सा मछली है, तो थर्ड नंबर में क्या है हैग फिश, यही है आपका हैग फिश, देखने में लग रहा है मछली जैसा लेकिन ये मछली नहीं है। क्लियर है, तो इस प्रकार से समझिए, यह है आपका स्टार फिश, यह है आपका हैग फिश, और ये क्या है सेकंड नंबर में क्या था जेली फिश, ये क्या है आपका जेली फिश, ये क्या है आपका जेली फिश, और इसको तो समझ ही रहे हैं कि ये आपका समुद्री घोड़ा है, क्या है समुद्री घोड़ा है जो वास्तविक मछली है। क्लियर है, देखो बार बार ये सब दिखा रहे, देखो ये ऐसा टॉपिक है ना मेरे भाई कि बार बार दिमागवा में से निकल जाएगा।
कितनों इसको, इसीलिए इसको मोर देन प्रैक्टिस करा रहे हैं, रुक रुक करके प्रैक्टिस करा रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, बताओ, इनमें से कौन जो है एक मछली है, बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, बताइए सभी लोग, निम्न में से कौन एक मछली है, सभी लोग जवाब दीजिए। झींगा मछली, अच्छा रेहू नहीं है सर जी, अरे रेहू सबसे टेस्टी होता है ना जी। देखो कौन एक मछली है, तो देखो भाई, समुद्री घोड़ा के अगर बारे में जान लो, सॉरी समुद्री गाय के जान लो, तो यह एक प्रकार का समुद्री गाय जो है से स्तनधारी जीव है। कैसा है? स्तनधारी जीव है। समुद्री गाय कैसा है? सी काऊ, एक प्रकार के स्तनधारी जीव है। देखो इमेज होगा इसका, इसको बोलते हैं समुद्री गाय। सॉरी सॉरी सॉरी, कहां था, किस नंबर में था समुद्री गाय? ये है आपका समुद्री गाय। ये आपका क्या है मेरे भाई? समुद्री गाय है। ये है आपका समुद्री गाय, ठीक है। ये आपको है समुद्री घोड़ा, अभी जस्ट देखे थे समुद्री घोड़ा। और समुद्री घोड़ा क्या होता है? समुद्री घोड़ा क्या होता है जी? तो समुद्री घोड़ा क्या होता है? एक प्रकार के फिश होता है, रियल फिश होता है, रियल फिश होता है, ठीक है। तो यहां वही ने पूछ रहा है कौन मछली है, तो क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। यह है समुद्री बाघ, इसको बोलते हैं। और समुद्री कुकम्बर यानी खीरा, यह है, देखो कहां गया, यह है समुद्री खीरा, इसको बोलते हैं, समझिएगा, इसको बोलते हैं समुद्री खीरा, इसको बोलते हैं। यह क्या है? समुद्री खीरा है, समझिएगा। यह है आपका समुद्री खीरा। यह जो समुद्री खीरा है इकाइनोडर्मेटा का जीव है। इसका जीव है, याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं। समुद्री खीरा जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। इकाइनोडर्मेटा किसका? इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। कौन? समुद्री खीरा किसका है? इकाइनोडर्मेटा का है, ठीक है। किसका है समुद्री खीरा? इकाइनोडर्मेटा का है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन जीव है। देख लीजिए, यही है समुद्री गाय, ठीक है, समुद्री गाय। चलिए, क्लियर है? सर मेरा कमेंट नहीं जाता है, पूनम कुमारी, एकदम आता है, एकदम आता है पूनम जी। चलिए, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है बताइए? समुद्री कुकुम्बर, समुद्री कुकुम्बर जो है इकाइनोडर्मेटा का जीव है। इरफान अहमद, इकाइनोडर्मेटा का जीव है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? तो पहली बात बता देते बाबू, जो शार्क मछली होती है उसको में हड्डियां, अस्थि नहीं पाई जाती, इसको में पाई जाती है कार्टिलेज, यानी इसको में पाई जाती है उपास्थि। तो जब अस्थि है ही नहीं तो अस्थियों की संख्या हो जाएगा 0। इसको में क्या पाया जाता है? शार्क मछली में कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। 200 अंदाज पे, बस 200। इमेज संजू कुमारी, इमेज फिर से दिखाइए संजू। इसका बोर्ड पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे चला जाएगा, इसका बोर्ड पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर चला जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, इसका जवाब देना है आपको। निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं है? 200 दिया है, कौन 200 दिया है? 200 नहीं होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पक्षी नहीं? तो देखो भाई, एक और आपको हम मछली में बताना भूल गए थे कि जिसके आगे फिश लगा है, जो छोड़े थे, जो बोले थे हैग फिश, क्रे फिश, कैटल फिश, रजत फिश, उसको छोड़ करके जिसके आगे फिश लगा है वो मछली है। लेकिन 2 ऐसे जीव हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिसके आगे फिश नहीं लगा है लेकिन फिर भी वो मछली है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिसके आगे फिश नहीं लगा है फिर भी वो मछली है। उसमें से एक क्या था? पहला था आपका, लिख लेना, समुद्री घोड़ा। क्या था? समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा। और दूसरा जो आपका जीव है उसका नाम है गोल्डन महसीर। क्या नाम है? गोल्डन, गोल्डन महसीर। ये भी क्या है? ये दोनों क्या है?
ये दोनों के आगे फिश नहीं लगा है, लेकिन ये दोनों जो है वास्तविक मछली है। क्या है मेरे भाई? तो ये दोनों जो है वास्तविक मछली है। तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो गोल्डन महसीर पक्षी ना होकर के क्या है? तो गोल्डन महसीर जो है एक प्रकार का फिश है। क्या है? एक प्रकार का फिश है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो याद रखने का यही तरीका है कि गोल्डन महसीर और समुद्री घोड़ा ऐसे हैं जिनके आगे फिश नहीं लगा है, लेकिन यह है मछली, ठीक है। यह है मछली और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? बाकी ये सब पक्षी है, चाहे इंडियन नाइट टाइगर हो, स्पूनबिल हो, व्हाइट आइबिस हो, ये सब क्या है? मछली। ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब यूपीएससी का क्वेश्चन है, यहां से पढ़ लो। सब छान करके तुम्हारे एग्जाम में वहीं से आता है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, समझ गए बात को? सब छान करके वहीं से आएगा तुम्हारा एडीओ में, वहीं से आएगा तुम्हारा क्या बोलते हैं बीपीएससी टीआरई में, यहीं से आएगा आपको बिहार दरोगा में, यहीं से आपको आएगा सीजीएल में। सब छान करके यहीं से आता है क्वेश्चन। इतना बात आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो इसलिए सबका रामबाण इलाज है घटना चक्र। इसको हम लोग सब जब छान करके आ ही रहा है सर, तो हम एक पी जाते हैं। छान करके कहा हमारे पास पहुंचेगा, हम ओकर पूरा रसवे घड़वे पी जाते हैं। तो हम लोग घड़वा को ही पी रहे हैं, ठीक है। हम लोग उस घड़ा को ही पी रहे हैं। गोल्डन महसीर कैसा होता है सर? देखते हैं, अगर इमेज लगा होगा तो मिल ही जाएगा। देखो यही है गोल्डन महसीर, पूरा गोल्डन के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूर्ण रूप से गोल्डन के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही है आपका गोल्डन महसीर रे भाई, ठीक है। यही है आपका गोल्डन महसीर। एसके मेहता, आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन हम इतने सरलता से हल कर लिए और हम आपको कराएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम एटीट्यूड, टेंशन नहीं लो। ऑप्शन कंफ्यूज नहीं करेगा ना, उसी का तो उपाय बता रहे हैं ना। अब फिश वाला, मछली वाला सबको कंफ्यूज करता है, तो उसका एक हम चार्ट लिख दिए कि देख लो रे भाई, ये सब के आगे फिश लगा है लेकिन ये मछली ना है, ये सब के आगे फिश लगा है लेकिन मछली नहीं। इसको याद कर लो कि फिश लगा है लेकिन मछली नहीं है। अब इस सब के अलावा जिसके आगे फिश लगा होगा वो मछली होगा। तो सर जेकर अगर फिश नहीं लगा होगा वो मछली होगा। हाँ, तो दो गो है वैसा, गोल्डन महसीर और समुद्री घोड़ा। इसके आगे फिश नहीं लगा है लेकिन ये है मछली, ठीक है। ये है मछली। तो जब सिस्टम से पढ़िएगा तो कैसे कंफ्यूज कीजिएगा? सिस्टम से पढ़ना पड़ता है ना भाई, सिस्टम से पढ़ने पर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं गोल्डन महसीर। ये देखो ये है गोल्डन महसीर रे भाई। उसके बाद क्या था? इंडियन नाइट टाइगर। ये देखो इंडियन नाइट टाइगर है, नाइट में ये घूमता है, भारतीय पक्षी है, नाइट में घूमता है। उसके बाद क्या था? स्पूनबिल। ये है आपका स्पूनबिल। और उसके बाद क्या था? व्हाइट आइसबीस। देखो ये है व्हाइट आइसबीस, समझ गए? तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये सब लाइब्रेरी में काहे के लिए आएगा जी? लाइब्रेरी का लाइब्रेरी साइंस में आएगा। यही तुम्हारा दिक्कत है एटीट्यूड बॉयज, कहीं जहां मन तहीं सिर्फ लाइब्रेरी लाइब्रेरी घुसाते रहते हो। अरे लाइब्रेरी क्लास में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। ये लाइब्रेरी में क्यों आएगा? लाइब्रेरी का सिलेबस अलग है, लाइब्रेरी साइंस है। चलो तो देखो आपको क्या करना है कि इसका बोर्ड पीडीएफ मिलेगा ना, तो कौन सा किसका इमेज है, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार लगा दिए हैं, ठीक है। गोल्डन महसीर है ए में, तो सबसे पहले क्या रहेगा? गोल्डन महसीर, ठीक है। बता देते हैं आपको, इंडियन नाइट टाइगर है तो उसके बाद सेकंड नंबर में इंडियन नाइट टाइगर रहेगा। इस चीज से आप समझ लीजिएगा, इसका पूरा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा पीडीएफ इसको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? स्तनपायी के मतलब स्तनधारी जीव सबसे बड़ा कौन है इनमें से बताइए? व्हेल, अफ्रीकन हाथी, दरियाई घोड़ा कि ध्रुवीय भालू? इसमें से सबसे बड़ा कौन है बताइए? इसमें से सबसे बड़ा कौन है? देखो रे भाई, ये है व्हेल, ये है अफ्रीकन हाथी, ये है ध्रुवीय भालू, और कौन था जी थर्ड नंबर में? ये है आपका दरियाई घोड़ा। ये क्या है? दरियाई घोड़ा, ठीक है। ये क्या है? दरियाई घोड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? हाथी से भी बड़ा स्तनपायी कौन है? तो ये वाला हो रहा भाई, इसको याद कर लेना, व्हेल। हाथी से भी बड़ा स्तनपायी कौन है? तो व्हेल है। सेशन को लाइक शेयर भी करते चलो, सेशन को लाइक शेयर भी करते चलो, ठीक है। चलिए तो ये क्या है? व्हेल है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है इनमें से, ठीक है, सबसे बड़ा। क्लियर है? सी कौन लगा रहा है जी? सी कौन लगा रहा है? सी कौन लगा रहा है जी?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य का है, स्तनपायी है, सरीसृप है, उभयचर है। चलो व्हेल जो है उभयचर ना है रे भाई, व्हेल क्या है? स्तनपायी है। व्हेल स्थल पे ना रहता है रे भाई, व्हेल सिर्फ और सिर्फ कहां रहता है? तो पानी में रहता है, यानी एक प्रकार का जलीय जीव है। ठीक है, एक प्रकार का जलीय जीव है, तो स्तनपायी है। निम्न में से कौन सा स्तनपायी है बताओ? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, व्हेल। तो इनमें से स्तनपायी की बात कीजिएगा तो व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हेल हो जाएगा। देखो ऑक्टोपस बार बार पूछ देता है ना कि ऑक्टोपस किस संघ का जीव है, तो ऑक्टोपस के बारे में याद रखिएगा कि यह मोलस्का का है। किसका है? मोलस्का का। और मोलस्का का ही है घोंघा, मोलस्का का ही है घोंघा। ठीक है, कैसे लिख दिया जी? घोंघा। मोलस्का का ही है आपका घोंघा भी। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसी संघ का जीव है ऑक्टोपस, मोलस्का संघ का। बार बार पूछ देता है मोलस्का के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहां इमेज लगा दिए हैं, कहां गया जी? क्या था? शार्क। ये है आपका शार्क। सेकंड नंबर में आपका क्या है? स्क्विड। ये है आपका ऑक्टोपस। ये क्या है आपका? ऑक्टोपस है। ठीक है, यह है आपका ऑक्टोपस। ये किस संघ का है? मोलस्का का है। और नीचे आप देख सकते हैं व्हेल। व्हेल मछली को देख रहे हैं ना, नीचे गंगा में पाया जाता है व्हेल। गंगा में व्हेल पाया जाता है, समझ गए बात को? गंगा में, जिसको भारत जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। व्हेल को, व्हेल को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल के में विशालतम है? देखो ये सब व्हेल की प्रजाति है, कई प्रजाति के व्हेल पाए जाते हैं। उनमें से ऐसा कौन सा व्हेल का प्रजाति है जिसको में दांत पाई जाती है? जिसको में क्या पाई जाती है? दांत पाई जाती है। इसका आप लोग आंसर कीजिए। कौन सा व्हेल प्रजाति है जिसको में दांत पाई जाती है? क्या पाई जाती है? दांत। इसका आंसर कीजिए आप लोग, सभी लोग। इसमें दांत पाया जाता है, तो देखो इसमें पाया जाता है दांत। कौन सा व्हेल है ये? स्पर्म व्हेल है। ठीक है, स्पर्म व्हेल है। इसमें आपको क्या पाया जाता है? दांत। ये सब देखो, ये जितना है सब व्हेल मछली ही है। जितना ये ऑप्शन में है, सारे जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है सब व्हेल मछली है। सब कौन सा मछली है? व्हेल मछली है। लेकिन इन मछलियों में देखा जाए तो ये जो आपको स्पर्म मछली है, स्पर्म व्हेल है, इसमें क्या पाया जाता है? तो इसको में पाया जाता है आपका दांत। इसको में क्या पाया जाता है? इसको में आपका दांत पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी व्हेल के ये चार प्रकार है, ये चारों के अलग अलग कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, लेकिन चारों के चारों है क्या? व्हेल है। तो जो स्पर्म व्हेल है उसमें क्या पाया जाता है? दांत पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता? बताओ निम्नलिखित में से कौन जो है अंडा देता है, लेकिन अंडा देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है? तो देखो भाई, कंगारू। कहां है? कंगारू बच्चा देता है। उसके बाद क्या है? सेही और व्हेल। सेही और व्हेल, सेही भी बच्चा देता है, सेही भी बच्चा देता है और व्हेल भी बच्चा देता है। ये सब बच्चा देने वाले जीव हैं। ये सब क्या है? बच्चा देने वाले जीव हैं। लेकिन ये जो एकिडना है, एकिडना क्या? एकिडना जो है, एकिडना जो है बच्चे का जन्म नहीं देता। एकिडना बच्चे का जन्म नहीं देता। सब लोग बी का है लगा रहे हैं जी। कंगारू बच्चे का जन्म नहीं देता। कंगारू बच्चे का ही जन्म देता है, लेकिन कंगारू जिस बच्चे का जन्म देता है वो बच्चा पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए कंगारू के पेट के नीचे देखेगा यहाँ खोली पाया जाता है। उसमें कुछ दिन तक बच्चे को उन लोग क्या करते हैं? पालन पोषण करते हैं। बात को समझ गए? क्योंकि कंगारू का जो क्या उसको बोलते हैं, गर्भाशय है, उतना विकसित नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक बच्चे को नहीं रख सकता। इसलिए अर्ध परिपक्व बच्चे का ही जन्म देता है कंगारू, और फिर अपने पेट के खोली में उसको बहुत दिनों तक रखता है। ठीक है, तो ये सही होगा। ये क्या हो रहा? क्या हो गया इरफान? क्या ये हो गया? ठीक है, चलिए क्या होगा? एक किडना होगा। एक किडना, देखो एक किडना है क्या? तो एक किडना जो है एक प्रकार का स्तनधारी जीव है, यानी मैमेलिया है। स्तनधारी है यानी मैमेलिया है। ठीक है, और मैमेलिया जो होते हैं बच्चे को जन्म देते हैं।
मैमेलिया जो है बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एकिडना ऐसा मैमेलिया है जो बच्चे का जन्म नहीं देता, अंडे का जन्म देता है। अपवाद है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि यह एक प्रकार से क्या है, यह एक प्रकार से अपवाद है। क्या है? अपवाद है। ठीक है, यह एक प्रकार से अपवाद है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं सारे जीव हैं। इसको क्या बोलते हैं जी? ये है आपका एकिडना, यही है आपका एकिडना। इसका जन्म देता है एकिडना, अंडे का जन्म देता है। किसका देता है? अंडे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो अभी जस्ट बताएं कि एकिडना एक प्रकार का स्तनधारी है जो अंडे का जन्म देता है। अंड प्रजक है ये। क्या है? अंड प्रजक, सजीव प्रजक नहीं है, यह एक प्रकार का अंड प्रजक है। ठीक है, तो एकिडना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकिडना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका इमेज है, सभी का दिखा दिए। जैसे लोरिस, ये है आपका लोरिस। ठीक है, ये है आपका कंगारू, ये है आपका, देखो दोनों का मिलता जुलता फिगर है, दोनों का फिगर मिलता जुलता है, लेकिन ये है हैजहॉग और ये है आपका एकिडना। ये है आपका एकिडना, ये है आपका हैजहॉग, इसको बोलते हैं हैजहॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? देखो, है स्तनधारी लेकिन उड़ता है, हवा में उड़ता है। ऐसा स्तनधारी कौन है जो हवा में उड़ता हो? तो ऐसा स्तनधारी कौन है रे मेरे भाई? तो एकदम याद रखना, चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़, जो हवा में उड़ता है। देख सकते हैं, अगर इमेज लगा होगा तो देख रहे हो चमगादड़। जैसे देखो, हम लोग में भी मानो तो 4 पैर है, जैसे जानवर में 4 पैर है, हम लोग में भी 4 पैर है, लेकिन हम लोग के जो क्या है कि आगे वाला जो पैरवा है हाथ में बदल गया। किस में बदल गया? हाथ में। पक्षी में किस में बदल गया? पंख में। ऐसे बात को समझ रहे हैं? पक्षी में किस में बदल गया? पंख में बदल गया। तो जो चमगादड़ है, एक 2 पैरवा है और 2 पैरवा जो हमने के हाथ में बदल गया, क्योंकि मानव भी पहले 4 पैर पे ऐसे चलता था कि नहीं चलता था? मानव भी 4 पैर पे चलता था। तो इसका जो 2 पैरवा है इस प्रकार से फर में बदल गया, पंख में बदल गया, और जब पंख बदल गया तो ऐसे हिलाता है और उड़ता है। लेकिन है क्या? स्तनधारी। स्तनधारी इन सेंस का मतलब क्या हुआ? अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, तो ये आपका स्तनधारी है। क्या है ऑप्शन में? जगुआर। देखो, ये है जगुआर। जगुआर क्या है पता है आपको? देखने से क्या लग रहा है बताइए तो आप लोग जगुआर के बारे में? बाघ है कि शेर है जी? जगुआर जो है बाघ है कि शेर है कि लोमड़ी है? क्या है बताइए? जगुआर जो है बाघ है कि शेर है कि लोमड़ी है? ये है जगुआर। जगुआर का गाड़ी आता है कि नहीं आता है? जगुआर का गाड़ी भी आता है रे भाई। ये है आपका जगुआर, बहुत महंगा गाड़ी आता है। आप लोग पहले जॉब लीजिए अच्छा खासा, और जॉब लेने के बाद जगुआर गाड़ी निकालिए। चीता जैसा जानवर, जैसा क्या होता है रियल में बताइए? है क्या? क्या लग रहा है आपको? जगुआर क्या लग रहा है आपको? टाइगर। टाइगर है जी पूजा, टाइगर। बिग कैट, दीपक पांडे। बिग कैट, चीता है, बाघ है, टाइगर है। चलो, अभी तक में सिर्फ और सिर्फ जो है एक दीपक पांडे हैं, उन्हीं का सही आंसर है। देखो, चीता है, बाघ है, टाइगर है। देखो, सबसे बड़ा बिल्ली प्रजाति, एक प्रकार का कैट है जी, यानी बिल्ली है ये। क्या है? बिल्ली। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव है जगुआर। पर रेड पर जाइए, रेड पर जाइए। क्या बोल रहे हैं जी? रेड पर जाइए। चलिए, बिल्ली प्रजाति का चीता लग रहा है, लेकिन ये एक प्रकार का जगुआर है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जो है ये उसका नस्ल है, प्रजाति है जगुआर। एक प्रकार का ये बिल्ली है, जैसे हमारे घर में बिल्ली होता है ना, वैसे एक प्रकार का बिल्ली। यहाँ पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, जो भी बच्चे बैच परचेस किए हैं उनको मिलता है इसका पीडीएफ। ठीक है, एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो यह जो है एक प्रकार का बिग कैट है। तो याद रखिएगा, बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव कौन है? तो है जगुआर। और इसका खासियत जानते हैं क्या है? बहुत तेज दौड़ती है, बहुत तेज, बहुत फुर्तीला होता है, इसीलिए इसी के नाम पर जगुआर रखा गया है। जगुआर के मतलब क्या? एकदम फराटा भरते हुए गाड़ी भागेगा आगे। ठीक है, चलिए और क्या था? शुतुरमुर्ग और पेलिकल। ये है आपका शुतुरमुर्ग, नाम जान ही रहे हो, ये है शुतुरमुर्ग और ये है आपका पेलिकल। अब ये तो अपना चमगादड़ है, हमारे घरों में रहता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? बताओ कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो देखो, अभी ने बताया कि चमगादड़ जो है उड़ता है, लेकिन है कुछ स्तनधारी। बाकी तोता, चील, कौआ ये सब तो जानिए रहे हो जी, बचपन से देख रहे हो, है ना? बचपन से देख रहे हो। तो तोता, कील,
चील, कौवा सब क्या होता है, उड़ता है, पक्षी है, चमगादड़ भी उड़ता है लेकिन स्तनधारी है। नेक्स्ट, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो जीव है, इमेज लगा है इसका, नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, कल दिखा देंगे। ये जो जीव है इसको भारत सरकार ने कह रहा है कि पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन कर रहा है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। देखो पहली बात कि ये जो जीव है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये किसी भी जंतु का रक्त नहीं पीता, ये रक्त नहीं पीता, ये फूल वगैरह को चूसता है, फल वगैरह को चूसता है, ये रक्त नहीं पीता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि इसको पीड़क जंतु के श्रेणी में रखा गया है, रखा गया था लेकिन अब इसको निकाल दिया गया, अब इसको निकाल दिया गया। ये क्या था कि 2024 में यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2024 का पिछले वर्ष का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया था, 1972 में इसको डाल दिया गया था, लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है और ये रक्त पीने वाला नहीं है, फल फूल चूसने वाला है। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं है जी, ऑप्शन नहीं है, ओहो इसका ऑप्शन छूट गया है। इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों गलत है। ठीक है, दोनों गलत है, कथन और दोनों, कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। ठीक है, दोनों कथन क्या है, गलत है। कितना बजे लाइव रहते हैं सर? 10 बजे से रहते हैं। एकदम स्टेट में पूछेगा, स्टेट आपका कौन सब्जेक्ट से है? जीना कुमारी, पहले सब्जेक्ट डिपेंड करता है, मैथ्स से होगा तो थोड़ी पूछेगा। क्लियर है? ओनली 1, अरे इसको निकाल दिया गया, ओनली 1 कर रहे हो, बोल रहे हैं कि सब गलत है इसमें तो। ठीक है, क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं तक, क्योंकि अब आपका 11:30 हो गया, नाजुक मैम का क्लास है, 30 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब आपका इस चैप्टर में इतना कंसेप्ट बन गया होगा ना कि अब आपको चीजें जो है आसानी से याद होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपको करने में और सहूलियत होगी। और देखिए, आज हम आपको होमवर्क देकर के क्लास को छोड़ेंगे। होमवर्क आपका क्या रहेगा आज का? आज का होमवर्क HW आपका क्या रहेगा? अगर कुछ जीवन में करना है तो थोड़ा बहुत गुरुजी का भी बात मान लो। आज का होमवर्क है कि अभी तक घटना चक्र में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना होगा। ठीक है, आज का होमवर्क है कि अभी तक घटना चक्र में जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना होगा। दूसरा होमवर्क क्या है? तो दूसरा होमवर्क है कि एनसीईआरटी किताब उठाना, एनसीईआरटी साइंस का किताब उठाना। ठीक है, एनसीईआरटी साइंस का किताब उठाना। कौन क्लास का सर? तो 9th क्लास का सर। और 9th क्लास के जो साइंस का बुक है उसको मैं आपको क्या करना है कि टेक्सोनॉमी में जाना है, जीवों का वर्गीकरण लिखा होगा, जीवों का वर्गीकरण लिखा होगा, जीवों के वर्गीकरण में जाइए और उस पूरा चैप्टर को पढ़ करके आइए, उस पूरा चैप्टर को पढ़ करके आइए, जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, उस पूरा चैप्टर को पढ़ करके आइए। ये हम नहीं बता सकते कन्हैया कुमार, इसके बारे में मेरे को जानकारी ही नहीं है, ये मेरे को जानकारी ही नहीं है। ठीक है, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। ठीक है, ये जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उनसे आप मिल लीजिएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। कैसा लगा आज का क्लास? आप लोग अपना राय जरूर व्यक्त करेंगे, सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे और वीडियो के बाद में कमेंट अपना जरूर करेंगे कि सर और इसमें हमको और क्या चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। अभी आप लोग कहीं नहीं जाना है, जस्ट नाजुक मैम आ रही हैं और आप लोग को हिस्ट्री क्लास लेगी घटना चक्र का ही। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए रामबाण है और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करके आना है। कैसे कंप्लीट करना है? पूरा पढ़ लेना है। दूसरी चीज हम पूछेंगे कल हम आपको से ये पूछेंगे एनिलिडा में कौन कौन से जीव है, एनिलिडा का लक्षण क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा का क्या है, कॉर्डेटा का क्या है, सिलेंट्रेटा का क्या है, प्रोटिस्टा का क्या है, मोनेरा का क्या है, कुछ पूछ सकते हैं और सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट करके कल आइएगा, कहीं से भी पूछेंगे और एक एक बच्चे को जवाब देना होगा, एक एक बच्चे को जवाब देना होगा, नहीं तो मेरा फाइन लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आज सेशन में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से डेली आप क्लास में जुड़िए और अपना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक सीट अपना सुनिश्चित जरूर आपका होगा, अगर आप पूरा घटना चक्र का मेरे साथ तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है, अब पुनः कल मिलेंगे सुबह 10 बजे। और जो भी बच्चे स्टेट साइंस का अगर तैयारी कर रहे हैं या साइंस से स्टेट देना है तो शाम को 8 बजे जरूर जुड़िए। 1000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं, जहां आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं होगी, मुफ्त में होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड बाय।